हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक विशेष चर्चा आईकैन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के चेयरमैन अनिल सिंघवी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आमतौर पर आपके और मेरे नाम से लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने सोचा आमने सामने मुलाकात की जाए ताकि लोगों को पता चले दो अलग अलग चेहरे हैं। तो सर कॉर्पोरेट सेक्टर का बड़ा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं, 40 साल से ज़्यादा का आपका अनुभव है दिग्गज कॉर्पोरेट्स को के साथ काम करने का भी और अब उन्हें कंसल्टेंट के तौर पर एडवाइस करने का भी, और साथ ही शेयर होल्डर्स एक्टिविज़म के मामले में भी सर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। सर सबसे पहले क्योंकि आपकी कॉर्पोरेट्स पर बड़ी गहरी पकड़ है, वहीं से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। बजट के बाद से हम आपसे मुलाकात करने की सोच रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट सीजन गया है और जो कंपनियों की कमाई हो रही है इकोनॉमी के साथ मिलाकर, आप कैसे देख रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ पर कितना भरोसा करें और साथ ही कंपनियों की कमाई पर? पहले तो अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आज की इस पे कार्यक्रम में सम्मिलित करने का। आपका सवाल जो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेके, तो उसमें मेरे हिसाब से आज के दिन पे जो काम चल रहा है, एक्सेप्ट द एनर्जी इंटेंसिव यूनिट्स, जो भी कोयले की जो एक कॉस्ट बढ़ी है या ऑयल की जो कॉस्ट बढ़ी है, उसके अलावा कोई बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई एक कॉस्ट प्रेशर इंडियन कॉर्पोरेट्स पे आया है। और प्रोडक्टिविटी गेन्स काफी हद तक मार्जिनलाइज किया है इस चीज को। और मैं चूंकि सीमेंट सेक्टर से काफी जुड़ा हुआ हूं, तो आपको ये कहना चाहूंगा कि सीमेंट इज अ वेरी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री। उसमें जो पिछले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में जो काम हुआ है, इंडस्ट्री ने जो काम किया है, बतौर के कोयले के दाम जो $50 होते थे वो $250-300 हो गए, वापस $150 हैं। फिर भी जो एफिशिएंसी लेवल्स आए हैं बहुत ही गजब के आए। तो आई थिंक आई गिव टू इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की जब भी कोई मुश्किल सामने आ पड़ी है, आई थिंक इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर हैज डन रीजनेबली वेल ऑन दैट। तो मुझे लगता है 23-24 के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट जो हम बात कर रहे हैं, चाहे 6 हो या 7 हो, वो एक 50-100 बेसिस पॉइंट पे कोई बहुत बड़ा काम नहीं होना है। या तो 6 होगी या तो 7 होगी या उसके दरमियान होगी। कॉर्पोरेट अर्निंग्स की पकड़ जो है आज के दिन पे वो बरकरार रहेगी। कुछ सेक्टर्स हैं जो शायद इम्पैक्टेड हैं आज भी उन्हीं चीजों से। वो शायद जैसे कमोडिटी सेक्टर्स हैं, मेटल सेक्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, शायद उनकी थोड़ी मुश्किल होगी, बिकॉज 23-24 में शायद ग्लोबल ग्रोथ उतनी ना रह पाए। बट अदर देन दैट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट कॉर्पोरेट सेक्टर। वंडरफुल। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर और हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट्स अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो मेंटेन करते हैं उसको लेकर सर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। आपने कहा कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसकी क्रेडिट को हमारी कंपनियों को और हमारे प्रमोटर्स को देनी भी चाहिए। एक क्रेडिट और क्या आप देना चाहेंगे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो पार्टिसिपेशन पिछले 2 साल में सर रिटेल का आया है भारतीय बाजार में, उसे कैसे देख रहे हैं आप? क्या सस्टेनेबल है? अब तक तो पैसा बना है, अब पहली बार पैसा बनना रुका है, लगा नहीं लेकिन रुका है, तो आप कैसे देख रहे हैं ये पूरी रिटेल की क्रांति को सर? अनिल जी, मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये तो बिल्कुल आत्मनिर्भर हो गया है। तो अब हमें कोई फॉरेनर्स के पैसे की स्टॉक मार्केट के लिए कोई जरूरत नहीं है। डोमेस्टिक सेविंग का जो प्रोपोर्शन जो स्टॉक मार्केट में 20, 21 और 22 में जो गया है, वो एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है। क्योंकि काफी लोग घर पे थे, वर्क फ्रॉम होम था और काफी लोगों के बिजनेसेस वगैरह की भी बड़ी मुश्किलों में आ गए थे। तो स्टॉक मार्केट वाज वन एरिया के जहां वो अपने पैसा निवेश कर सकते थे और उन्होंने उसके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे देखे। पिछले 6-8 महीने से अगर आप कहें कि शायद रिटर्न्स इतने नहीं बने, वो नहीं बन सकते हैं, बिकॉज जो 20 से लेके 22 तक जो रिटर्न बने थे उसी की चाल इतनी आगे नहीं बढ़ सकती। पर आज जो एक बड़ा काम देखने को आया है कि एफआईआईज के इतने बड़ी सेलिंग के होने के बावजूद हमारा बाजार बिल्कुल डिगमगाया नहीं, इनफैक्ट बाजार ऊपर गया उसके बावजूद भी। ये एक बहुत बड़ी ताकत कायम हुई है, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर वाज ऑलवेज वेरी सस्पेक्टिंग इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर का जब बड़ा भूचाल आता था बाजार के अंदर कि आज बाजार बहुत अच्छा है, तो वो आ जाते और उसके बाद से गायब हो जाते। पर पिछले 3 सालों में कैलेंडर 20, 21 और 22 में जो एक बड़ी ताकत जो दिखाई है इंडियन रिटेल इन्वेस्टर ने, इट्स अनपैरेलल्ड, कंप्लीटली अनपैरेलल्ड है वो। और वो चल रही है आगे, वो स्ट्रक्चरल चेंज आ गया है। आज हर आदमी को पता है स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करना। हाँ, पिछले 2 क्वार्टर में शायद कुछ उतना बड़ा पैसा नहीं बना, पर वो आप 2 क्वार्टर के लिए इन्वेस्ट नहीं करते। तो मेरा तो रिटेल इन्वेस्टर से ये कि अच्छी कंपनियां चुनिए, अच्छा मैनेजमेंट चुनिए और इन्वेस्ट करके रखिए। आपका रिटर्न कोई भी और दूसरे रिटर्न से स्टॉक मार्केट में ज्यादा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो बड़ा बदलाव हिंदुस्तान में हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर्स का हमारे बाजारों पर भरोसा, टिके रहना और लॉन्ग टर्म सोच रखना, ये बड़ा बदलाव है। आपने शब्द अच्छा इस्तेमाल किया, सही मायनों में हमारे बाजार आत्मनिर्भर अब जाकर हुए। सर एक राय आपसे ब्याज दरों के कॉन्टेक्स्ट पर लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारी ब्याज दर, हमारी महंगाई
लगभग लगभग बराबर पहुंच चुकी है। क्या लगता है अब आपको यहाँ से और ब्याज दरें बढ़ाने की ज़रूरत है, नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय माहौल को देखते हुए और हमारी अपनी इकोनॉमी को देखते हुए क्या होना चाहिए? अनिल जी, ब्याज की दरों से हम पूरे विश्व से डिस्कनेक्टेड हैं, हमारा कोई बहुत बड़ा लिंकेज नहीं है। हाँ ठीक है, एक वो आप सके मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर देखें तो शायद हो सकता है, बट हकीकत में वो नहीं है। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट का एक बहुत जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो इंडिया में नहीं है। इन्फ्लेशन जो है एक हमारा है वो फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन ज्यादा है, बाकी चीजों का इतना इन्फ्लेशन नहीं है। पर इंटरेस्ट की दरें जो बहुत नीचे आ गई थी 2020-21 में, वो वापस बढ़नी चालू हुई है। मुझे लगता है वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग टू द पीक, जहां पे अब नहीं लगता कि कोई 25-50 बेसिस पॉइंट का आरबीआई का इंक्रीज हो सकता है। पर जो रिटेल के हिसाब से जो दरें आज आ चुकी है 7.5-8% पर जो फिक्स डिपॉजिट आई है, वो मेरे ख्याल से पीक पे पहुंच चुकी है कि 8 के ऊपर कभी गई नहीं है। तो आई थिंक वो एक वन टाइम जो करेक्शन आया था बहुत नीचे के रेट्स का, जो 3, 3.5, 4% था, वो भी मेरे ख्याल से हकीकत से परे था। अब जो 8% है, आई थिंक वी आर कमिंग टू ऑलमोस्ट टू अ पीक ऑफ इट। इट विल गेट नॉर्मलाइज इन नेक्स्ट 4 to 5 क्वार्टर्स। परफेक्ट। तो अब वैसे ब्याज दरें बढ़ाने की और ज़रूरत है नहीं, जिन लेवल्स पर हम पहुंच चुके हैं। सर, आपको सीमेंट सेक्टर का लंबा गहरा अनुभव है। अंबुजा सीमेंट आपने लंबे समय तक लीड किया, उसके बाद अभी आप श्री दिग्विजय सीमेंट के चेयरमैन भी हैं। एक बार इस सेक्टर के आउटलुक पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। साल 1.5 साल बड़े मजबूती के रहे हैं। अब आगे किस तरह की डिमांड आपको दिख रही है? प्राइसिंग पावर कैसा दिख रहा है सीमेंट कंपनियों का, और सेक्टर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या आउटलुक है सेक्टर को लेकर? अनिल जी, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। सीमेंट सेक्टर मेरे हिसाब से एक ऐसा सेक्टर है जो, अगेन आई यूज द वर्ड आत्मनिर्भर, कि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिक सेल है, कमोडिटी नहीं है। सीमेंट का मैंने मैंने 40 साल निकाले उस इंडस्ट्री को समझते हुए। ये कमोडिटी नहीं है। कमोडिटी होता है जिसके अंदर आप विदेशों से भी माल आ सकता है, आप एक्सपोर्ट करते हैं, वो परफेक्ट कमोडिटी होती है। ये कमोडिटी नहीं है। तो पहली बात तो ये है। सेकेंडली कि जो एक एनर्जी इंटेंसिव है, बिकॉज आपने अगर पावर प्लांट भी लगाया सीमेंट के लिए, तो वो भी कोयले के ऊपर आपका पावर प्लांट चल रहा है। तो एक कोयले की जो दरें जो $50 से $300 तक आ गई थी, उससे एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया था इंडस्ट्री को। अब वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। कोयले के दाम भी काफी $150 तक आ गए हैं। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग काम ये रहा है कि इवन डिस्पाइट पेंडेमिक पीरियड, जहां बहुत मुश्किलों वाला काम दौर से इंडस्ट्री गुजरी थी, जबकि ग्रोथ नेगेटिव में आ गई थी, उससे चलते जो इंडस्ट्री निकल के वापस बाहर आई है 21 और 22 में। आज मुझे लगता है मार्च 2023 में, और मैं इस चीज को थोड़ा सा अपने अपने अनुभव से कहना चाहूंगा, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट बोर्ड लगने वाला है। मार्च 2023 की टोटल क्षमता जो इंडस्ट्री की प्रोड्यूस करने की है वो करीबन 35 मिलियन टन है, और डिमांड भी मार्च 23 की 35 मिलियन रहने वाली है। तो आप ये मान के जिले के सीमेंट के अंदर, और बहुत बड़ी नई कैपेसिटी नहीं है। सीमेंट का सबसे बड़ा मुश्किल रहा है कि लोग बड़ा अनाप शनाप कैपेक्स कर लेते हैं और कोई आरओई और आरओसी पे ध्यान देते ही नहीं है। इंडस्ट्री अब थोड़ी सी जाके आरओई आरओसी पे काम कर रही है। वो एक बहुत बड़ा चेंज आया, और वो बदलाव के कारण आप देखेंगे अगले 2-3 साल के अंदर सीमेंट, मेरे हिसाब से सीमेंट सेक्टर शुड गिव अ वेरी गुड रिटर्न। अरे वाह! और आप कह रहे हैं तो सर इससे बड़ा वैलिडेशन हो नहीं सकता, क्योंकि आपने इतना लंबा समय सीमेंट सेक्टर में 40 साल का निकाला है, और साथ ही आप कंपनीज को कई एडवाइस भी करते हैं। अच्छा, एडवाइस से सर एक सवाल और जो मेरे ख्याल में आया, क्योंकि आप कई कंपनियों को एज अ कंसल्टेंट अपनी एडवाइस देते हैं, कंपनियों की कमाई पर भी आपकी पूरी नज़र है। ये बताएं सर, कहाँ पर आपको लगता है कि भारत में कौन से सेक्टर्स हैं, किस तरह की कंपनियां हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, जहाँ पर अर्निंग्स बढ़िया हो सकती है, वहाँ पर निवेशकों को फोकस करना चाहिए? देखिए अनिल जी, बड़ा इंडिया का एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास में बहुत चुनाव करने के लिए कंपनियां हैं। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर इकोनॉमी जहां पे आपको इतना चुनाव करने का। तो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि जहां पे आपको प्रोमोटर्स पे पूरा विश्वास हो, उनकी क्षमता पे विश्वास हो, और उनकी इंटीग्रिटी पे पूरा विश्वास हो। तो सबसे बड़ा निवेशकों के लिए होना चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द की। सेकेंडली, सेक्टर के हिसाब से मुझे लगता है कि बारिंग जिनका बहुत एक्सपोर्ट का काम चल रहा हो, बहुत एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट हो, शायद वो इंडस्ट्री जो पहले चली थी जैसे टेक्सटाइल हैं, केमिकल्स हैं, वो काफी एक्सपोर्ट के ओरिएंटेड के हिसाब से चले थे, वो शायद थोड़े से मुश्किल में आएंगे। थोड़ा इम्पैक्ट फार्मा इंडस्ट्री को भी आ सकता है। पर आप दूसरा देखें तो आईटी और बैंकिंग, सीमेंट, मेरे हिसाब से ये 3-4 सेक्टर्स बड़े अच्छे चलने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट्स चाहे थोड़ी ज्यादा हो, पर बैंकों का वापस वी आर बैक इन द बिजनेस इज अ वेरी बिग वैलिडेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, जिनका काफी बड़ा मुश्किल का काम हुआ था,
पर आईबीसी के चर्चे, काफी चीजें हल हुई, काफी एनपीएस का राइट ऑफ हो गया एंड नाउ देयर बैलेंस शीट्स आर बैक टू बिजनेस। तो वो बहुत बड़ा एक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत अच्छे कर रहे हैं और सीमेंट मैंने जैसे आपको बताया काफी अच्छा काम कर रहा है। स्टील में शायद जो एक बहुत सुपर साइकिल आया था वो उसका डाउन टर्न आके वापस सीमेंट स्टील इज गेटिंग बैक टू द बिजनेस। और जो कंस्ट्रक्शन ईपीसी कंपनीज हैं, चूंकि कैपेक्स के ऊपर इतना बजट का काम रहा है और मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स का भी कैपेक्स पे काफी काम रहेगा, उनके चलते मुझे लगता है ईपीसी कंपनी जो अच्छी हैं, ईपीसी कंपनीज के अंदर आप मान के चलिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द की, बिकॉज आप सभी को पता है क्या चीजें उसमें पॉसिबल और क्या हो सकता है। तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से ईपीसी कंपनीज आल्सो कैन बी सीन वेरी क्लियर। परफेक्ट। तो ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जो और सेक्टर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सर एक का आपने नाम नहीं लिया इसलिए मैं स्पेसिफिकली पूछूंगा और आपकी इंटरेस्टिंग राय भी मुझे पता है उस पर मिलेगी। नए ज़माने की ई कॉमर्स कंपनियाँ जो या तो अब तक नुकसान कर रही थी, अब नुकसान से मुनाफे में आने की तैयारी कर रही हैं, लिस्ट हुई है, लिस्ट होने के बाद भाव उनके आधे एक चौथाई रह गए हैं, जरा सर उन पर राय दें क्या करना चाहिए? अनिल जी देखिए, उसमें मिस्टेक क्लासिकली ये हुई कि हमने ई कॉमर्स कंपनीज को टेक्नोलॉजी कंपनीज समझ लिया। तो सबसे बड़ा काम ये गलत हुआ कि हमने उनके वैल्यूएशन जो थे वो टेक्नोलॉजी कंपनीज के दे दिए। और मैं हमेशा एक कोशिश करता हूँ कि अब कंपनी की वैल्यू देखिए, वैल्यूएशन अगर कम है तो अपना आ जाएगा और ज्यादा है तो कम हो जाएगा, बट यू लुक एट द वैल्यू क्रिएशन। इनका वैल्यू क्रिएशन कुछ नहीं, एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उसके ऊपर आप एक बायर है और एक सेलर है, उसके चलते हुए बहुत बड़े वैल्यूएशन जो हमने दिए थे वो गलत दिए थे। तो अब ये मान के चलिए जो करेक्शन आया है वो बिल्कुल ठीक है। आज जो वैल्यूज हैं अब वो रिफ्लेक्टिव हैं ऑफ द बिजनेस मॉडल। अब उसके अंदर एंट्री बैरियर का यही एक काम हो सकता है कि आप इतने बड़े हो गए कि दूसरा आदमी को वक्त लगेगा, पर आपके पास कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है मैं नहीं मानता हूँ। ये डिलीवरी सिस्टम है आपका, चाहे वो डोमिनोज का डिलीवरी सिस्टम ले लो या और कोई ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को ले लो, उसमें फर्क क्या है? कुछ फर्क नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का कोई बहुत बड़ा इसमें आप ये कह कि ब्रेक थ्रू है वो नहीं है, इट्स अ सीमलेस डिलीवरी सिस्टम। पर उसके जो वैल्यूएशंस जो अब जो हैं वो वैल्यूएशंस मेरे हिसाब से काफी हद तक करेक्ट हो चुके हैं। बट अगेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उनके अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन क्या है और कैश बर्न क्या है, और कैश है बैलेंस शीट में तो कैसे उसको उपयोग में ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और पर्टिकुलरली रिटेल निवेशकों के लिए आप कैश फ्लो पे दिमाग लगाइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई शुड बी सेइंग दिस, बट आई से दिस इज एन ओपिनियन, सो डोंट गो बाय द ओपिनियन, गो फॉर कैश इज किंग। आप कैश के ऊपर दिमाग लगाइए कि इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो क्या है, चाहे वो ओपेक्स हो या कैपेक्स हो, कैश हैज टू बी प्रिजर्व्ड एंड कैश हैज टू बी यूटिलाइज्ड वेल। बस कभी आप गलत नहीं हो सकते। बहुत ही अच्छा मंत्र आपने दिया है कि बाकी तो वैसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना ही होता है हर एक कंपनी में, लेकिन नए ज़माने की ई कॉमर्स कंपनी में कैश फ्लो देखिए, कितना कैश जनरेट कर रहे हैं और कितना बचा पा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मुनाफा तो अगर आगे पीछे आएगा अगर वो कैश मैनेजमेंट, कैश फ्लोज बराबर कर लें अपने मैनेज। तो सिंघवी साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, और कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े सभी मुद्दों पर आपने बहुत विस्तार से बेबाकी से अपनी राय रखी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।